पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम क्या करने वाले हैं। इससे 50 मुद्दे हैं, 50 मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, साथियों, मानवर कांशीराम साहब हमेशा यह कहा करते थे कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपने समाज के लोगों को 200 रुपए की साड़ी दूं। कांशीराम साहब कहा करते थे और हमेशा कहते थे कि मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मैं अपने लोगों को 200 रुपए की साड़ी और 50 रुपए किलो का चावल बांट सकूं, बल्कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूं कि अपने समाज को इस लायक बनाना चाहता हूं, राजा बनाना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में वो अपने लिए 2000 की साड़ी खरीद कर पहन सके, 2000 की साड़ी खरीद करके पहन सके और 100 रुपए चावल 100 रुपए प्रति किलो चावल खरीद कर वो खा सके। इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए जो उन्होंने हमारे समाज के बीच में जो स्लोगन दिया था। लेकिन साथियों, ये चुनाव का दौर चल रहा है और इस चुनावी अभियान में तमाम पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी के लोग आपके बीच में आ रहे हैं और आपको प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं। कोई ये कहता है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बना दो तो मैं स्कूटी मुफ्त कर दूंगा, स्कूटी बांटूंगा। तो कोई ये कह रहा है कि मैं घी बांटूंगा, तो कोई ये कह रहा है मैं 5 किलो अनाज प्रति महीने प्रत्येक परिवार को देता रहूंगा, और कोई ये कह रहा है कि हमारी सरकार बना दो तो हम प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्टफोन देंगे। यानी प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है, लालच देने का काम किया जा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारी सरकार बना दो तो हम नौकरी देने का काम करेंगे, हम रोजगार देने का काम करेंगे, हम अत्याचार खत्म करने की बात करेंगे, महिलाओं पर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खत्म करने का काम करेंगे। ऐसा कोई नहीं कह रहा, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। तमाम पार्टी के लोग यही चिल्ला रहे हैं, विकास विकास विकास, यही कह रहे हैं, विकास विकास विकास। साथियों, इनके विकास के एजेंडे में क्या होता है? सड़क होता है, हाईवे होता है, मेट्रो होता है, एक्सप्रेसवे होता है, और गरीब जनता यानी आपके हाथ में क्या आता है? प्रति महीने 5 किलो अनाज, प्रति महीने 5 किलो अनाज आता है। क्या इसी को विकास कहते हैं? इसी को विकास कहते हैं कि हमें मुफ्त में 5 किलो अनाज मिलता रहे, हमें नमक मिलता रहे, इसको विकास कहते हैं? अगर इसको विकास कहते हैं तो हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, बल्कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार खत्म होना चाहिए। लेकिन ये आरएसएस के लोग क्या कह रहे हैं और जो उनके अंधभक्त लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार नहीं होंगे, और अन्याय अत्याचार जो हो रहे थे वो खत्म हो गए, महिलाएं सुरक्षित हो गई है वर्तमान की सरकार में। तो मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि गोरखपुर में जो अभी 2-3 महीने के पहले घटना हुई थी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में प्रियंका भारती के साथ, कि उसको फांसी पर लटकाने का काम किया गया था, बलात्कार करके उसको फांसी पर लटकाने का काम किया गया था। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ घटना हुई, 4 ठाकुरों ने मिलकर घटना की और उन 4 ठाकुरों को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एड़ी चोटी लगा दिया था, एड़ी चोटी लगाने का काम किया। और यही नहीं, उन्नाव में जो घटना हुई उसको भी आपको नहीं भूलना चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। काठुआ में हमारी मुस्लिम बेटी आसिफा बानो के साथ जो घटना हुई वो हमारे मुस्लिम भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। और यही नहीं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 2012 के पहले जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जिला है बरेली जिला, बरेली जिला में एक बेटी के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और खेत में पेड़ की डाली पर उसको जिंदा लटका दिया जाता है।
और साथियों, उस घटना में माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां पर गए हुए थे, दौरे पर गए हुए थे, तो उन्होंने क्या बयान दिया ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये बयान दिया कि ऐसी घटनाएं हो जाती है, नौजवान बच्चे हैं, ऐसी गलतियां हो जाती है। यानी उन्होंने ऐसा बयान दिया, ऐसा बयान देकर के उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि वो घटना को रोकना नहीं चाहते, उन दोषियों को सजा नहीं देना चाहते, बल्कि उस घटना को, उस ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम किया। हमें इस बात को समझना चाहिए। और साथियों, आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एससी की पिटाई हो रही है, एसटी की पिटाई हो रही है, और ओबीसी को बड़े पैमाने पर उनका दिन दहाड़े इनकाउंटर किया जा रहा है। दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, और मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर पिटाई हो रही है। आपको नहीं भूलना चाहिए मुजफ्फरनगर की घटना जो 1 लाख के परिवार के साथ हुआ, उसे नहीं भूलना चाहिए। और हिमायत बेग के साथ महाराष्ट्र में क्या हुआ उसे नहीं भूलना चाहिए। यानी मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे मुसलमानों की पिटाई की जा रही है, एससी की पिटाई हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारा एक आदमी इनके घरों में मजदूरी करने से मना कर दिया कि हम मजदूरी करने आपके खेत में नहीं जाएंगे, तो उसको जिंदा मशीन में काटने का काम किया। एसटी का सेग्रीगेशन करके उन्हें जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, और जब वो जंगलों में रहने लगे तो उनकी भी जमीनें छीन रहे, जबरन छीन रहे, उनको जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। हमें इस बात को समझना होगा। और ये कहते हैं कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरएसएस का मनमोहन वैद्य कह रहा है कि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से मनमोहन वैद्य से पूछना चाहती हूँ कि जातियां किसने बनाई? यदि जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए, इससे समाज में विषमता पैदा होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ मनमोहन वैद्य से कि जातियां किसने बनाई? जातियां तुम्हारे बाप ने बनाई। जातियां बना करके उसमें ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत किसने पैदा किया? तुम्हारे बाप ने किया। महिलाओं को 3000-4000 साल तक घर की चहर दीवारी के अंदर बंद रखने के कठोर नियम किसने बनाए? तुम्हारे बाप ने बनाए। महिलाओं का ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार का बढ़ावा किसने दिया? तुम्हारे बाप ने किया। आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किसने किया? तुम्हारे बाप ने किया। और हमारे बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, और भारतीय संविधान का निर्माण करके उन्होंने हमें तमाम प्रकार का मान सम्मान से जीने का हक और अधिकार दिया। हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा। और साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी का जो ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है, इससे ये जो विदेशी लोग हैं इन बौखलाए हुए, ये बौखलाए हुए वो हमारा इनकाउंटर करना चाहते हैं, हमारा इनकाउंटर करना चाहते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। इनके साथ जो हमारे साथ धोखे देने का काम कर रहे हैं, हमें इस बात को समझना होगा। साथियों, अभी 2014 का जब इलेक्शन हुआ, तो 2014 के इलेक्शन में ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सोचा कि यदि एक फॉरवर्ड को सामने ला करके मुख्यमंत्री के रूप में सामने ला करके हम चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र के तहत एक ओबीसी का चेहरा सामने लाया, और वो ओबीसी का चेहरा था नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने ला करके 2014 का इलेक्शन लड़ा गया। और उस समय एक मुद्दा उठाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि अगर भारत में हमारी सरकार बना देते हो केंद्र में, तो हम ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवा के उनको उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें हक और अधिकार देने का काम करेंगे। तो हमारे ओबीसी के भाइयों ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं, ओबीसी का आदमी बन जाता है, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। यह सोच करके हमारे ओबीसी के भाइयों ने बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। और हम लोग 14 के अंदर जब जनता के बीच में जाकर के, समाज के बीच में जाकर के उनको ये पूछते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे रहे हो, वो तो आपके विरोध में कानून बना रहा है। तो हमारे लोगों ने कहा
कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम ओबीसी के व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। अगर ओबीसी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हमारी जाति आधारित गिनती हो जाएगी और हमें संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन साथियों, चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम आया। जब चुनाव परिणाम आया तो हैरान कर देने वाली बात हुई। प्रधानमंत्री केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख करके दिया। क्या लिख करके दिया? कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। यानी कि ओबीसी के साथ 2014 में धोखेबाजी हुई और 2017 के विधानसभा में भी ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई। कैसे हुई? एक ओबीसी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, क्योंकि उनको मालूम था, आरएसएस के लोगों को मालूम था, अगर पहले ही मुख्यमंत्री घोषित कर देते योगी आदित्यनाथ को तो वो चुनाव नहीं जीत सकते थे, ओबीसी का वोट उनको नहीं मिलता। तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा सामने लाया और कहा कि केशव जी, हम आपको मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे और इसके लिए आपको एक काम करना होगा। उन्होंने कहा, कौन सा काम करना होगा? उन्होंने कहा कि आपको अपने ओबीसी के बीच में जाना होगा और उनका वोट हथियाना होगा, उनका वोट हथिया करके हमारी झोली में डालना होगा और जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तब हम आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देंगे। इस बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही ईमानदारी और निष्ठापूर्वक केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बीच में जा करके उनको बताया कि अगर हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का हल हो जाएगा और आपकी जाति आधारित गिनती 14 में नहीं हुई तो हम 17 में करवा देंगे। फिर हमारे ओबीसी के लोग धोखा खा गए। ओबीसी के लोग धोखा खाए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। वोट देने के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो दिल्ली में ही केशव प्रसाद मौर्य जी से यह पूछा जाता है कि केशव जी बताइए, अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए? इतना सुनते ही केशव प्रसाद मौर्य जी को हार्ट अटैक आ गया, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया, उनको उप बना दिया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। अब उप मुख्यमंत्री की क्या औकात होती है ये भी आपको जान लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री की औकात जैसे गांव में ग्राम प्रधान होते हैं और ग्राम प्रधान के नीचे उप प्रधान होते हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती, उनकी कोई औकात नहीं होती। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी की कोई औकात नहीं है। मैं उससे मंच के माध्यम से कहती हूँ, अगर आपकी बीजेपी के अंदर कोई औकात है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हो? और साथियों, हो मान सम्मान से दुनिया में बढ़कर के कोई चीज नहीं होती है। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चला जा रहा था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आपको याद आ जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था और ऐसे ही मंच लगा हुआ था। और साथियों, जो बड़े बड़े मंच होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग होते हैं, वो मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जनता का अभिवादन करते हैं। वो कार्यक्रम चल रहा था, केशव प्रसाद जी बगल में बैठे हुए थे और उन्हीं के बगल में कलराज मिश्रा बैठा हुआ था। कलराज मिश्रा बैठा हुआ था और गलती से केशव प्रसाद मौर्य ने कलराज मिश्रा का हाथ पकड़ लिया तो कलराज मिश्रा ने मंच पर ही झटकते हुए कहा था, क्या कहा था कि शूद्र हो शूद्र ही रहना, अपनी औकात में रहना, अपनी औकात से बाहर मत जाना। साथियों, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर कोई मान और सम्मान होता तो उसी समय वो कुर्सी को लात मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ था, व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ था। और यही आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं कि वो अपने गुलामों का एक कंपटीशन करवाते हैं और जो गुलाम समाज का सबसे बड़ा सत्यानाश करता है, समाज के साथ धोखेबाजी करता है, समाज के साथ बेईमानी करता है, उसको उतने ही बड़े पदों पर नवाजते हैं, उतना ही बड़ा पद देते हैं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि इस 2022 के इलेक्शन में आपको जाति से ऊपर उठ करके वोट देना है, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके वोट देना होगा। क्योंकि जाति के नाम पर वोट देने वाले जो लोग होते हैं वो सोचते हैं ये तो हमारे जाति का है, अगर हम इसको वोट देंगे तो ये हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो
उस लायक बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो समाज को पीछे छोड़ देता है, खुद आगे बढ़ जाता है, फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी ने, अभी मैडम ने बताया कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रही है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपने वादे को लिख करके दे रही है कि अगर हमारी सरकार बनाते हो, बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो, तो हम क्या करने वाले हैं। ऐसे 50 मुद्दे हैं, 50 मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का है। ओबीसी की जाति आधारित गिनती का है कि अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाए तो बहुजन मुक्ति पार्टी ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएगी, और जाति आधारित गिनती ही नहीं करवाएगी बल्कि उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण देने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। साथियों, 1931 के बाद आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई। ये तो 1932 का आंकड़ा है, 1932 का आंकड़ा है, आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इनको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर संख्या है तो ओबीसी की है, 52% है। अगर 52% ओबीसी की जाति आधारित गिनती करा देंगे तो इनको अपनी संख्या मालूम हो जाएगी। अगर इनको अपनी संख्या मालूम हो जाएगी तो ये अपनी संख्या के आधार में आरक्षण मांगने का काम करेंगे, विद्रोह कर देंगे। इसलिए विद्रोह ना करें, इनकी जाति आधारित गिनती ही मत करवाओ, इनकी जाति आधारित गिनती ही नहीं करवाओ, ना इनको अपनी संख्या मालूम होगी और ना ही ये संख्या के आधार पर हक और अधिकार मांगने का काम करेंगे, अर्थात विद्रोह नहीं करेंगे। हमें इस बात को समझना होगा, अगर आज वर्तमान में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करा दी जाए तो मेरा मानना है कि 60% से कम ओबीसी के लोग नहीं है। अगर आज वर्तमान में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करा दी जाए तो साथियों 12 करोड़ ओबीसी के लोगों को एक झटके में नौकरी मिल सकती है, एक झटके में नौकरी मिल सकती है। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में यदि आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती करवाएगी, उनको संख्या के अनुपात में आरक्षण देने का काम करें। साथियों, आज हमारे समाज में 85% समाज के पास मात्र 6% जमीन है, मात्र 6% जमीन है, और उसमें भी सरकार को संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो भी हमारी जमीनें छीनने का काम कर रहा है, औद्योगिकरण के नाम पर छीनने का काम कर रहा है। किसी के पास जमीन है, किसी के पास नहीं है, और कोई जो है 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम भूमि का बंटवारा करेंगे, भूमि का बंटवारा करेंगे। जिसके पास ज्यादा जमीन है उस जमीन को, जिसके पास जमीन नहीं है उसको दिया जाएगा, यानी बराबर का हिस्सेदारी होगी जमीन। आज 2 साल से कोरोना की आड़ में आपके बच्चों का भविष्य चौपट किया जा रहा है, कोरोना की आड़ में भविष्य चौपट किया जा रहा है। लेकिन आज अगर आप देखो तो कोरोना खत्म हो गया, कोरोना की चर्चा खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई है? चर्चा यूक्रेन की होने लगी है, यूक्रेन की होने लगी है, कोरोना गायब हो गया है। तो अभी 2 साल से आपके बच्चों की शिक्षा कोरोना की आड़ में खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनको मालूम है, क्या मालूम है कि शिक्षा से ही बुद्धि होती है, बुद्धि से ही विकास होता है, और विकास से ही बच्चा अपना पराया और दोस्त दुश्मन की पहचान करता है। अगर ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इसी तरह से शिक्षा मिलती रहेगी तो आने वाले समय में हमारा विद्रोह करेंगे, यानी हमारे खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक देंगे। इसलिए इनको शिक्षा नहीं दी जाए। मैंने कुछ दिनों पहले टीवी पर नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण सुना था। नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि मैं भारत को 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ, 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता हूँ। और 2500 साल पहले की क्या व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी? हमारे पुरखों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू थी, यानी उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज ये जो जल जंगल जमीन देख रहे हो, ये हमारे पुरखों की कभी थी। शिक्षा न होने की वजह से इन लोगों ने हमारे पुरखों का अंगूठा लगवाया और वो पढ़ नहीं सकते थे, उन्होंने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया और ये जल जंगल जमीन इन्होंने अपने नाम कर ली। तो नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं फिर 2500 साल पहले की व्यवस्था लाना चाहता हूँ। 2500 साल पहले लोगों को साइन करने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती थी, केवल एक अंगूठा ही लगाना होता था। और आज वर्तमान में यही चल रहा है। आप जब कोटेदार के यहाँ अनाज लेने के लिए जाती हो, गल्ला लेने के लिए जाते हो, तो अंगूठा लगाते हो। जब तक आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, आपको
मशीन आ गई है, अंगूठा दबा दो आपका सिग्नेचर हो गया। तो क्या अंगूठा दबाने के लिए कलम की जरूरत है? हाँ, कलम की जरूरत नहीं है। वो फिर कह रहे हैं कि फिर लोगों को, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनको कलम की जरूरत नहीं बल्कि एक अंगूठे की आवश्यकता है। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने निर्णय लिया कि आने वाले समय में यदि आप बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाते हो तो हम अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा और गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे। चाहे वह मंत्री का बच्चा हो, मजदूर का बच्चा हो, डिप्टी कलेक्टर का बच्चा हो, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा, एक ही विद्यालय में पढ़ेगा। और साथियों, ज्यादा बातें ना कह करके मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी असली 85% की पार्टी हो सकती है। क्या? नंबर 1, पार्टी 85% की होनी चाहिए, पार्टी 85% की होनी चाहिए। नंबर 2, नीचे से ऊपर तक के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता 85% के होने चाहिए। नंबर 3, नीतियां 85% के लिए होनी चाहिए। जो नीतियां बनाई जाए वो केवल और केवल मूल निवासी बहुजन समाज के लिए ही बनाई जाए। और नंबर 4, स्वतंत्र युग से निर्णय लेने की क्षमता और ताकत उसके अंदर होना चाहिए। ऐसा हमारा नेतृत्व होना चाहिए, ऐसा हमारा लीडर होना चाहिए। और नंबर 5, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना उसका मकसद और उद्देश्य होना चाहिए। ये 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी 85% मूल निवासी बहुजनों की पार्टी हो सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 5 गुण कांग्रेस में है क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए। कांग्रेस में है? नहीं है। बीजेपी में तो हो ही नहीं सकता। क्या समाजवादी पार्टी में है? नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में है? नहीं है। अगर ये 5 गुण है तो केवल और केवल बहुजन मुक्ति पार्टी में। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोग चुन करके, यानी बहुजन मुक्ति पार्टी की जो हमारी कैंडिडेट है वो है श्रीमती अमिता भारती जी, इनको चुन करके आप विधानसभा में पहुंचाओगे। क्यों पहुंचाओगे? क्योंकि अमिता भारती जैसे ही लीडर विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दों को उठा सकती है, वो वास्तविक लीडर है। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही बात कह करके खत्म करना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव निशान है वो चारपाई है। और ये चारपाई वही चारपाई है जिस चारपाई पर आपके पुरखों को बैठने का अधिकार नहीं था। अगर ये आ जाते थे तो आपके पुरखे चारपाई छोड़ करके जमीन में बैठ जाते थे। उनका शौक नहीं था बल्कि उनकी मजबूरी थी। अगर वो चारपाई नहीं छोड़ते थे तो उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, जलील किया जाता था। इसलिए चारपाई के जो चार पावे हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, अगर ये दुश्मन आपके बीच में आपका वोट हथियाने के लिए आते हैं, आपको अनुभव देने के लिए आते हैं, तो उनसे ये कहना कि अब हम जागृत हो गए हैं, हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार बनाना चाहते हैं ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप श्रीमती अमिता भारती जी को चुन करके पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में पहुंचाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना, हमारी बातों को ध्यान से सुना। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।